नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और आज के इस शो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि कवर करने वाले हैं, और वो है वसीयत। ये कितनी ज़रूरी है। टैक्स प्लानिंग करते वक्त हम देखते हैं कि काफ़ी सारे दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें कभी कभी विल का होना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर विल ना हो तो उसमें आप काफ़ी सारे मुसीबत में भी फंस सकते हैं, आपके काम भी अटक सकते हैं। तो सवाल तो काफ़ी सारे थे, इसको हम आज हर एक एंगल से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, और आपके अंदर भी जो भी सवाल चल रहे हैं वो भी आपको इस शो के ज़रिए उन सवालों के जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में अगर आपके भी कुछ सवाल हैं इससे जुड़े तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अपने मेल या फिर दूसरे सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के इस शो में हमारा फोकस रहेगा कि विल इतनी ज़रूरी क्यों है, विल यानी कि वसीयत इतनी ज़रूरी क्यों है, और इससे आप टैक्स प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। और आज की इस पेशकश में हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े हैं टैक्स गुरु मुकेश पटेल। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जो कि जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि टैक्स प्लानिंग करते वक्त बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, और ऐसे में विल का होना भी काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। तो पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि विल का होना एक इंडिविजुअल के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। हम एक सेक्युलर स्टेट है, इसलिए हर एक के अपने अपने जो कानून है उसको रिस्पेक्ट किया गया है। अब हिंदूज के लिए वी हैव द प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, मोहम्मडन्स के लिए उनका मुस्लिम लॉ है, पारसीज के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट की जो प्रोविजंस हैं वो उसमें कवर होती है। और जैसे हम जानते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में जैन और सिख और बुद्धिस्ट का भी समावेश हो जाता है। तो अगर किसी ने अपना विल या ना वसीयत नहीं तैयार किया है तो होता ये है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, हम उसकी ही बात करते हैं, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत अगर वो पुरुष है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो इन इक्वल प्रोपोर्शंस, अगर उसकी विडोड मदर है, उसकी वाइफ है, और उसके जितने भी बच्चे हैं, माना बेटे बेटियां, सबके बीच में एक समान इक्वल प्रोपोर्शंस में उसका डिवीजन किया जाता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब आपने विल छोड़ा नहीं, क्योंकि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हर एक को आप एक ही तरीके से डिवीजन प्रॉपर्टीज का देना चाहें। तो वसीयत नहीं है तो आपकी जो इच्छा के अनुसार आपको जो डिवीजन करना है वो होगा नहीं। इसके कारण बहुत सारे सोशल या तो फैमिली प्रॉब्लम्स भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए भी तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वसीयत का बहुत महत्व है। इसके सिवा वसीयत का ये भी महत्व है कि जब वसीयत नहीं होती है तब ये जो प्रॉपर्टीज का डिवोल्यूशन होना है आपके लीगल एयर्स के बीच में, मान लीजिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के आधार से भी जो एयर्स है, अब उनको सबसे पहले तो ये पुरवार करना होगा कि दे आर द एक्चुअल लीगल एयर्स। अब इसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। कई केसेस में ये सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको जब कोर्ट से लेना पड़ता है तो इसमें जो टाइम कंज्यूम होता है, इसके पीछे खर्च होता है, तो ये भी तो काफी पेचीदा मामला बन सकता है। इसलिए जहां विल है, तो जैसे हमारी एक उक्ति है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हालांकि उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, पर कानून के तौर से हम कहें कि वेयर देयर इज अ विल the way is very smooth for the distribution of properties to the legal heirs। तो ये खास हमें समझना आवश्यक है। बिल्कुल, तो इसके ज़रिए देखिए हम ये तो समझ गए कि इंडिविजुअल के लिए एक विल यानी कि वसीयत का सही समय पे बनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। अब अगला सवाल यही होगा कि वसीयत को बनाते समय कौन-कौन से महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। अब हमें ये सबसे पहले तो ख्याल रखना है कि जो विल बनाना बहुत आसान है। आम तौर से ये माना जाता है कि कानून के मामले में ये जो ड्राफ्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो
बहुत पेचीदी बात है, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट दिस इज नो रॉकेट साइंस एट ऑल। ये बहुत ही सरल बात है। ये हम आज हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे। अब हमें ये समझना सबसे पहले तो आवश्यक है कि जब आपको अपना विल, माना अपनी, विल का जो मतलब है मर्जी, तो आप जब अपनी मर्जी से अपनी मिल्कियत जो है उसका कैसे विभाजन किया जाए, आप जब न हो इस दुनिया में, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उसके लिए जो भी अरेंजमेंट करते हैं वो आपकी विल होती है। अब सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि विल जो है वो कोई स्टैम्प पेपर पर बनाना नहीं है। विल का कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। विल का कोई ऐसे टेम्पलेट या फॉर्मेट नहीं है कि आपको इसी तरीके से बनाना है तो उसे वैलिड गिना जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या जरूरी है? विल बनाने के लिए एक ऑर्डिनरी पेपर पर, इसके लिए कोई लीगल पेपर भी आवश्यक नहीं है, एक ऑर्डिनरी पेपर पर आप या तो अपनी खुद की सिग्नेचर से या किसी से लिखवा के या टाइप में, कोई भी भाषा में किसी को भी समझ आए इस तरीके से कि ये मैं हूं, ये मेरा रेसिडेंस है, ये मेरी उम्र है और ये मेरी मिल्कत है, मूवेबल और इमूवेबल, उसका जिक्र करते हुए आप जब लिखते हैं कि ये जो मेरी प्रॉपर्टीज है, ये मैं इन लोगों को, मेरे फैमिली में या मेरे, नॉट नेसेसरी कि दे में बी ओनली फैमिली मेंबर्स, आप अपने दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अपने नौकर चाकर हो, किसी को भी अपनी मर्जी से जो कुछ देना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से आप लिखिए उसको। और एट द एंड ऑफ इट आप अपनी सिग्नेचर, माना अपना दस्तखत करके साथ में ये भी जिक्र करिए कि ये मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, किसी के भी दबाव में आए बिना अपनी स्वस्थ अवस्था में करता हूं। और कोई भी विल अगर वसीयतकर्ता ने उस पर सिग्नेचर की है और उसके साथ आवश्यक ये है कि वो विल वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक उसका अटेस्टेशन न हो दो साक्षी यानी कि विटनेसेस द्वारा। और साक्षी या विटनेसेस कोई भी हो सकता है, हमें ख्याल इतना ही रखना है कि वो साक्षी का जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि कई बार मान लीजिए आपके विल के बारे में कोई विवाद खड़ा होता है, तो वो जो साक्षी होते हैं वो जब कहते हैं कि हमने ये टेस्टेटर यानी कि वसीयतकर्ता की उपस्थिति में हमने ये साइन की है और ये उसी की सिग्नेचर है, इसलिए ये विल को वैलिड माना जाना चाहिए, तो बस इतना कीजिए आप, तो आपका विल ठीक ठाक है। और आवश्यक ये है कि विल में बिल्कुल क्लैरिटी हो, इतना भी उसको डिटेल मत बना दीजिए क्योंकि आपकी प्रॉपर्टीज कैन कीप ऑन चेंजिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली किसको देनी है और मूवेबल प्रॉपर्टीज आप आइदर बाय वे ऑफ अमाउंट्स और बाय वे ऑफ परसेंटेज स्पष्ट कर सकते हैं कि आप किस किस को ये देना चाहते हैं। अगर आपको दुविधा है कि आपके बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में कोई सवाल खड़ा करे, तो विल का अटेस्टेशन करते वक्त आप एक अपने फैमिली डॉक्टर या तो अपने फैमिली लॉयर का भी सिग्नेचर साथ रख के ये कंफर्मेशन करा सकते हैं कि ये आपने स्वस्थ अवस्था में और अपनी सूझबूझ के साथ किया है। तो आई थिंक दिस विल बी योर परफेक्ट विल। मुकेश जी, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि वसीयत इतनी ज़रूरी क्यों है और उसको बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हमारे दर्शकों को भी तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन एक वसीयत बनाते समय काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनका कि ध्यान हमें नहीं रहता। अब ऐसे में एग्जीक्यूटर ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पहले तो ये समझाइए कि एग्जीक्यूटर कौन होता है, इसका रोल क्या होता है और क्या इम्पोर्टेंस होती है। बिल्कुल। अब जब हम विल बनाते हैं, हमें ये समझ लेना जरूरी है कि आमतौर से हमारे जीवन काल दरमियान हमारी जो भी प्रॉपर्टीज होती है, एसेट्स होता है, उसका मैनेजमेंट हम खुद करते हैं। अगर किसी को देना लेना है तो भी वो हम उसका डिसीजन लेके करते हैं। पर अब विल कब
उसका अमल होता है जब आप नहीं होते। अब आप नहीं है, व्हेन आई एम नॉट इन दिस वर्ल्ड, तो ये जो मेरे विल में लिखी गई चीजें हैं कि इसको देना है, तो उसका अमल यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, एग्जीक्यूशन कौन करेगा। तो ये जो नाम एग्जीक्यूटर कहते हैं, माना विल में जो वसीयत करता जो कुछ भी लिखता है, टेस्टेटर जो भी अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखता है, उसका एग्जीक्यूशन या तो इम्प्लीमेंटेशन या एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है जो बंदा, वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको एग्जीक्यूटर या एग्जीक्यूटर्स कहते हैं। अब ये एग्जीक्यूटर्स का रोल काफी अहम होता है, क्योंकि पूरी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज को इकट्ठी करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके लिए जो कुछ कारोबार करना, कुछ पत्र व्यवहार, ये सब चीजें ये एग्जीक्यूटर्स के अथॉरिटी के दायरे में आती है। इसलिए ये जरूरी है कि एग्जीक्यूटर जो हो कोई आपका भरोसेमंद व्यक्ति हो। वो फैमिली के भी कोई हो सकते हैं, या तो आपके कोई फैमिली फ्रेंड या प्रोफेशनल, अगर आपको लगता है तो उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं। कौन एग्जीक्यूटर हो सकता है? कोई भी हो सकता है जिस पर आपको भरोसा है। केवल एक बात ख्याल रखिए, जैसे साक्षी में भी हम ये अपेक्षा करेंगे कि जो कोई भी साक्षी या एग्जीक्यूटर वगैरह हो तो आपसे उम्र में थोड़े छोटे हो, ताकि अगर कहीं जरूरत पड़ी तो वो उस दिन जीवित हो कि जब आप न हो और वो अपना कार्यभार संभाल सके या अपनी टेस्टिमनी को अदा कर सके। बिल्कुल। तो देखिए, हमने ये समझा कि विल बनाना ही काफ़ी नहीं है, इससे जुड़े जो बाकी पहलू हैं वो भी ध्यान रखिए, और यहाँ पर एग्जीक्यूटर का रोल भी हमने आपको समझाया कि कौन हो सकता है और क्यों ये इतना ज़रूरी है। एक और टर्म यूज़ होता है वसीयत बनाते समय, और वो होता है कोडिसिल। ये क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए, और इसके क्या उपयोग है। बिल्कुल। ये जो वर्ड कोडिसिल है, कोडिसिल, नाउ कोडिसिल का सिंपल मीनिंग है सप्लीमेंट्री विल। माना कोडिसिल जिसको हम पूरक वसीयत कहेंगे, माना आपका जो मेन विल या मुख्य वसीयत है वो तो रहता ही है, लेकिन कई बार देखिए, एक तो सबसे पहले समझने की बात यह है, कई बार कई लोग पूछते हैं हमें कि भाई मैं कितनी वसीयत बना सकता हूं। अपने जीवन काल दरमियान आप चाहे इतनी वसीयत बना सकते हैं, और ये याद रखिए कि जब भी आप एक बाद का वसीयत बनाते हैं तो आगे की सब वसीयत ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है, माना वो रद्द-बातल हो जाती, खारिज हो जाती है। तो जो लास्ट वसीयत होती है वो इफेक्टिव होती है। अब कई बार क्या हो कि आपने एक वसीयत बनाई, अब या तो आप नई वसीयत बना सकते हैं समय के आधार से या संजोगों के आधार से, पर अगर आपको लगता है कि ये पूरी नई वसीयत की आवश्यकता नहीं है, उसमें कुछ छोटा मोटा सुधार आप करना चाहते हैं, या तो कोई भूल रह गई है या क्षति है, या आपको लगता है कोई एडेंडम करना है छोटी सी बात का, तो ये जो है आप कोडिसिल के आधार से कर सकते हैं। और इस संजोगों में आपका मेन विल के साथ ये जो कोडिसिल है, जो सप्लीमेंट्री विल है, वो भी मेन विल का एक भाग बन जाता है। और ये जो कोडिसिल है उसके लिए भी नियम यही है कि आपका 2 साक्षी के साथ अटेस्टेशन होना चाहिए, और अगर आपको चाहें तो आप उसमें भी डॉक्टर लॉयर वगैरह का साथ रख सकते हैं। कई बार लोग प्रिफर करते हैं कि भाई नोटरी पब्लिक से हम नोटराइजेशन भी कराएं, ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, आपकी मर्जी की बात है, आप करा सकते हैं। तो ये जो कोडिसिल है, अगर आप कोडिसिल बनाते हैं तो उसमें आपको विल का जिक्र करते हुए जो कुछ पूरक बात लिखनी है वो लिख के उसको विल के साथ जोड़ के रखना चाहिए। और यहां मैं ये कहूंगा कि आवश्यक है कि आपका विल और कोडिसिल, एक तो आप अपने जो एग्जीक्यूटर हैं उनको एक आप दे के रखें,
क्योंकि अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन उनको करना है, तो उनको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, तो वो एक ध्यान में रहे। और दूसरी बात, अगर आप अपना ओरिजिनल विल है, आप एक से ज्यादा भी ओरिजिनल्स कर सकते हैं, पर जो भी एक ओरिजिनल है अपार्ट फ्रॉम द एग्जीक्यूटर, अगर आपको ठीक लगता है तो आपके घर में या आपके लॉकर में कोई एक ठीक जगह से रख के आपके जो बेनिफिशियरीज हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि हमने ये विल यहाँ रखा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के अवसान के बाद किसी को पता ही नहीं है कि ये विल कहाँ रखा है, तो फिर ढूंढने में आपको मिलेगा नहीं, तो पूरी आपकी एक्सरसाइज नल एंड वॉइड हो जाएगी। बिल्कुल मुकेश जी, हम देखते हैं कि वसीयत में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैंड ओवर की जाती हैं, उसमें इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो ऐसे में इसके होल्डिंग से जुड़े क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप हमारे दर्शकों को आज देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये जो प्रश्न आपने खड़ा किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप बिल बनाएं या न बनाएं, तो भी ये जो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, हम हमारे दर्शकों को जो बताएंगे वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए, व्यक्ति का देहांत हो जाता है और पता चलता है कि उसका जो बैंक अकाउंट है जिसमें कई बार लाखों रुपया पड़े हुए हैं, वो एक सिंगल नाम से ही अकाउंट रखा गया था, उसमें कोई जॉइंट नाम भी नहीं था। तो इस केस में प्रश्न क्या खड़ा होता है, बैंक कहेगी कि भाई ये तो सिंगल नाम का है। अब बैंक जानती है कि भाई इसकी वाइफ ये है, उसका लड़का ये है वो है। मान लीजिए कि विल में भी उसका जिक्र किया गया है, तो भी बैंक विल इंसिस्ट ऑन सर्टेन प्रोसीजर्स, और ये जो प्रोसीजर्स होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कई बार उसमें आपको खर्च भी काफी करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कोई भी मूवेबल एसेट, माना कि बैंक अकाउंट है, डीमैट है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें दो तरीके से, मोटा मोटा तो ज्यादातर केसेस में आप जॉइंट रख सकते हैं, ताकि आप नहीं है तो आपकी एब्सेंस में आपके जॉइंट होल्डर कैन बी योर वाइफ, कैन बी योर सन, वो उसको वो एडमिनिस्टर करें या उसको ऑपरेट करें। अब ये नहीं है, आप समझ लीजिए कि जॉइंट होल्डर डज नॉट बिकम द ऑटोमेटिक ओनर, वो उसका मालिक नहीं बन जाता है, क्योंकि आपने वसीयत बनाई है, विल बनाया है, तो जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप तो विल में जिसका नाम लिखा गया है उसके आधार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो जॉइंट होल्डर है, या अगर जहां जॉइंट होल्डर की सुविधा नहीं है वहां आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि कई एसेट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल पीपीएफ, तो पीपीएफ में जॉइंट होल्डर नहीं होता है, वहां आपको नॉमिनेशन करना पड़ता है। आपकी कोई एलआईसी की पॉलिसी है, उसमें भी आप नॉमिनेशन करते हैं। तो आवश्यक बात यह है कि आप जॉइंट होल्डर या नॉमिनेशन जो भी है सुविधा आप अपनी प्रॉपर्टीज के साथ रखिए। इमूवेबल प्रॉपर्टीज में भी मान लीजिए आपका कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका अपार्टमेंट है, तो वहां सोसाइटी के नियमों के आधार से या तो जॉइंट या तो नॉमिनेशन की सुविधा, तो वहां आप अपने कौन नॉमिनी रखना चाहते हैं वो आप सोच विचार के नाम रखिएगा। मेहरबानी करके इतनी तो आप जरूर तकलीफ लीजिएगा कि कोई एसेट चूक से भी सिंगल नाम में न रह जाए, नहीं तो आपके अवसान के बाद आपके जो लीगल एयर्स है उनको बहुत तकलीफ इसके कारण हो सकती है। तो ये जो मेन मैंने बात बताई, इसका ख्याल रखते हुए आई थिंक जैसे हम हमारा फिजिकल चेकअप कराते हैं, डायग्नोस्टिक चेकअप कराते हैं, हमारे सब फाइनेंशियल एसेट्स, हमारी सब प्रॉपर्टीज मूवेबल इमूवेबल, वो सब के लिए क्या क्या
सुविधा हम रख सकते हैं, क्या क्या पेपर वर्क करना जरूरी है, वो आपको चेक कर लेना चाहिए। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं था। तो ये मैं सबसे अर्ज करूंगा कि प्लीज प्लीज इंश्योर दैट यू डू दिस। बिल्कुल। अब अगला सवाल होगा कि आप हस्बैंड वाइफ को क्या सजेस्ट करेंगे विल बनाते समय, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ड्राफ्ट करते समय उन्हें अपने वसीयत में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि दोनों को ही आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। तो म्यूचुअली किस तरीके से वो प्लान कर सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। हस्बैंड और वाइफ जीवन साथी हैं, जीवन भर साथ रहे हैं, और दोनों में से मान लीजिए एक का साथ छूटता है, तब दूसरे को जो जिसका साथ छूटा है उससे जो सहारा मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिलता है सही तरीके से, तो कितना उसके लिए आपत्तिजनक हो सकता है हम समझ सकते हैं। और कई बार हम ये देखते हैं कि हस्बैंड जो है वो प्रॉपर केयर और अटेंशन नहीं करे। वो सोचता है कि यार मेरा फैमिली है, वो तो मेरा लड़का है लड़की है, वो सब देख लेंगे, विल नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसे केस में मैंने जैसे आगे आपको बताया कि विल नहीं है तो वाइफ को तो एक छोटा प्रोरेटा शेयर ही मिलेगा। हालांकि ये जरूरी है कि वाइफ शुड बी फुल्ली गिवन द कंफर्ट। मान लीजिए आपका घर है, तो घर के अंदर हमेशा मैं ये सुझाव देता हूं मेरे क्लाइंट्स को भी कि ये आवश्यक है कि सबसे पहला राइट आप अपने जीवन साथी को दीजिए विल में कि भाई ये हमारा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी और एसेट्स है जिसमें से मेरी वाइफ को जीवन निर्वाह करना होगा, तो उसके लिए उसको मैं ये देता हूं। तो आम तौर से ये मुनासिब रहेगा कि हस्बैंड गिव्स द एसेट्स टू द वाइफ इन द फर्स्ट प्लेस, और उसके साथ उसी बिल में वो क्लैरिफाई भी कर सकता है कि जब मेरी वाइफ न हो, या तो मेरा अवसान हो और मेरी वाइफ न हो, क्योंकि कई बार क्या होता है वाइफ हस्बैंड दोनों का एक साथ अवसान हो जाए और आपने ये लिखा ही नहीं है कि वाइफ के बाद क्या होगा, तो अगेन ये एक पेचीदा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के म्यूचुअल विल में, वाइफ की भी कई बार प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है तो वो भी हस्बैंड को दे सकती है, मान लीजिए जॉइंट प्रॉपर्टीज वगैरह है तो दोनों एक दूसरे को देते हुए ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जब हम में से दूसरा भी न हो तब ये मेरे बेटे बेटी जिसको भी जाना है उसको जाए, ताकि और इसमें क्लैरिटी हो, ताकि कोई प्रकार का कौटुंबिक विवाद खड़ा ना हो। और मैं ये कहूंगा कि ये बहुत आवश्यक इसलिए है हस्बैंड और वाइफ अपने विल के तहत म्यूचुअल इंटरेस्ट का वो ठीक से देखभाल करे, क्योंकि कई बार ये होता है कि वाइफ का प्रोटेक्शन नहीं होता है और उस केस में वो बच्चों पर आधार और कई बार निराधार हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये जो ओल्ड एज होम्स वगैरह का प्रॉब्लम है वो इसी टाइप की समस्याओं से खड़े होते हैं। तो अगर हम ये जो विल का भी, वसीयत का ये नसीहत जो अगर हस्बैंड वाइफ ठीक ठाक समझ ले, तो मेरे विचार से ये ओल्ड एज होम में वो जो ड्यू टू ऑपरेसिंग सर्कमस्टेंसेस जाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम्स का भी हम ख्याल कर सकेंगे। और आखिर में सर, एनआरआई उन्हें क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप देंगे वसीयत बनाते समय, क्योंकि वो इस कंट्री में नहीं रहते, वो दूसरे देश में रहते हैं, तो उनके लिए क्या रूल्स अप्लाई होते हैं और वसीयत बनाते समय वो किन किन बातों का ध्यान रखें? जो भी हमारे एनआरआई दर्शक हैं जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें क्या सुझाव देंगे आप? बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। एनआरआई जो है वो रहता तो कोई और देश में है, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में है। अब उसने अगर इंडियन प्रॉपर्टी के लिए उसकी वसीयत नहीं बनाई तो उसमें से समस्या खड़ी होगी, और उसकी समस्या और पेचीदी होगी क्योंकि उसके जो लीगल एयर्स है, उसके वारसदार है, वो तो रहते हैं इंडिया के बाहर। तो इधर जो आप डिवोल्यूशन है वो
वो पास होना बहुत ही कम्बरसम और इम्प्रैक्टिकल बन जाता है। तो एनआरआई के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि एनआरआई अपना जो बिल, भले उसने अपने जो कंट्री ऑफ जहां वो रहता है रेसिडेंस में, माना कि अमेरिका में है, तो उसकी अमेरिकन प्रॉपर्टीज के लिए उसको एक अलग विल बनाना चाहिए, क्योंकि वहां के कानून कायदे सब अलग है। पर इंडियन प्रॉपर्टीज के लिए मैं हम हमेशा हमारे एनआरआई दोस्तों को कहता हूं कि इंडियन प्रॉपर्टीज के लिए आप एक विल इंडिया के हिसाब से बनाइए। और यह जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए इंडिया आके ही बनाना है, आप अमेरिका में बैठे बैठे भी आप विल बना के, आपके वहां अमेरिका के दोस्त है उनको साक्षी मानते हुए आप वो विल बना सकते हैं, और जब वो जरूरी हो तो दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड हियर इन इंडिया। तो इसमें कोई बड़ी चैलेंज नहीं है, पर विल जरूर बनाएं। साथ साथ ये भी ख्याल रखें कि कई बार क्या होता है कि एनआरआई के वारसदार जो होते हैं, वारिस, उनको जब प्रॉपर्टी मिलती है, उनको मान लीजिए वापस ले जाना है कुछ बाहर पैसा, तो उनके यहाँ बैंक अकाउंट्स ही नहीं होते हैं, या तो होते हैं तो वो पुराने ऑर्डिनरी सेविंग रखे हुए एनआरओ नहीं होते हैं, तो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी एनआरओ अकाउंट नहीं है, तो फिर आपको रेमिटेंस या रिपैट्रिएशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये सब ख्याल में रखते हुए एनआरआईज को भी बहुत अलर्ट और अप टू डेट रहना चाहिए, ताकि उनके लीगल एड्स को भी कोई प्रकार के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस की डिफिकल्टीज न हो। बिल्कुल मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे पहलू हमें समझाने के लिए वसीयत से जुड़े। तो देखिए, सवाल तो काफ़ी सारे थे और इसमें हमने एक एक चीज़ें समझने की भी कोशिश की, और यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी था टैक्स प्लानिंग से पहले कि वसीयत इतनी ज़रूरी क्यों है और इससे जुड़े कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए और आने वाले समय में ये टैक्स प्लानिंग में आपकी मदद करेंगे। तो अभी भी कुछ सवाल ऐसे रह गए हैं जिनका कि जवाब लेना ज़रूरी है। इस शो में तो हम उसको शामिल नहीं कर पाए, लेकिन इसकी अगली कड़ी अगले शो में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे अगले एपिसोड टैक्स मंत्रा के, उसमें ज़रूर जुड़िए हमारे साथ, और उसमें भी हम डिटेल में समझेंगे कि टैक्स प्लानिंग विल के ज़रिए कैसे की जा सकती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।